वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today we are going to discuss environment from the October monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। जी तो आज हम दो बेहद दिलचस्प और जरूरी विषयों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। पहला, 2015 में दुनिया ने मिलकर कुछ लक्ष्य तय किए थे जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज कहते हैं। अब हम उस सफर के लगभग आधे रास्ते पर हैं। तो हम देखेंगे कि भारत ने इस वादे को निभाने में कितनी प्रगति की है। और दूसरा विषय हमें हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को से एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। हाँ, हम समझेंगे कि इस बर्फीले रेगिस्तान में ऐसा क्या खास है और ये मान्यता भारत के लिए मतलब क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। और ये दोनों ही टॉपिक्स एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बैलेंस को समझने के लिए खासकर यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही जरूरी हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। 10 years of SDGs, India's progress। जी 2015 में अपनाए गए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने अब लगभग 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है ये देखने का कि हम कहां तक पहुंचे हैं। हाँ, और इस प्रोग्रेस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। सही। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी। अच्छा। जिसमें कहा गया कि विकास ऐसा हो जो आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता ना हो। और इसी सोच को 2015 में द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए एक कॉन्क्रीट प्लान में बदला गया है ना। एग्जैक्टली। इसमें 17 एसडीजीज और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स तय किए गए। हाँ। इनका मकसद बहुत बड़ा है। बहुत एम्बिशियस। हाँ, बहुत। गरीबी खत्म करना, हमारे प्लैनेट की रक्षा करना और 2030 तक सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना। और इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, लीव नो वन बिहाइंड, वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। मतलब विकास की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये एजेंडा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर हम इस एम्बिशन को हकीकत में कितना बदल पाए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब एसडीआर 2025 क्या कहती है? रिपोर्ट कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स देती है। हाँ। एक तरफ फिनलैंड 87 के स्कोर के साथ एसडीजी इंडेक्स में टॉप पर है। अच्छा। और उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क है। ये दिखाता है कि ये देश सस्टेनेबिलिटी को लेकर कितने सीरियस हैं। एक और पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि 2015 से ईस्ट और साउथ एशिया ने सबसे तेज प्रगति की है, जिसमें भारत का भी एक बड़ा योगदान है। लेकिन मुझे लगता है सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। बिल्कुल, और वो चिंताजनक है। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक 2030 के लिए तय किए गए टारगेट्स में से केवल 17% ही ऑन ट्रैक हैं। सिर्फ 17%? जी, इसका साफ मतलब है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आंकड़ा तो वाकई सोबरिंग है। फिर भी कुछ क्षेत्र तो होंगे जहां दुनिया ने मिलकर अच्छी प्रगति की हो। हाँ, कुछ स्पेसिफिक गोल्स में मजबूत प्रगति हुई है, जैसे एसडीजी 7 के तहत एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जबरदस्त सुधार हुआ है। फिर एसडीजी 9 के तहत ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। और हेल्थ में? और एसडीजी 3 के तहत अंडर 5 एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी में कमी आई है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब भारत पर फोकस करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के तौर पर भारत की परफॉर्मेंस एसडीजीज की ग्लोबल सक्सेस के लिए बहुत मायने रखती है। तो एसडीआर 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? यहाँ भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा। भारत ने एक शानदार छलांग लगाई है। इस साल भारत की रैंक 99th है और ये पहली बार है जब भारत टॉप 100 देशों में शामिल हुआ है। अरे वाह। भारत का एसडीजी स्कोर 6700 है, जो पिछले सालों के मुकाबले एक बहुत सराहनीय सुधार दिखाता है। टॉप 100 में आना यकीनन एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है, लेकिन 99th रैंक का ये भी मतलब है कि 98 देश अभी भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि ये सुधार किन स्पेसिफिक गोल्स की वजह से आया है और कहां हम अभी भी पीछे हैं। बहुत सही पॉइंट है। जी। अब चलिए गोल वाइज अचीवमेंट्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं। जी। शुरू करते हैं एसडीजी 1 नो पॉवर्टी से। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2021 के बीच 135 मिलियन मतलब 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। 135 मिलियन, ये आंकड़ा सुनने में बहुत प्रभावशाली है ना? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इनमें से कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ठीक ऊपर हैं, जो किसी भी आर्थिक झटके जैसे महामारी या महंगाई से वापस गरीबी में जा सकते हैं। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और यही एसडीजी फ्रेमवर्क की खूबसूरती है कि ये हमें ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अभी हमारा फोकस लोगों को गरीबी से बाहर निकालने पर है, लेकिन अगला कदम उनकी इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत करना ही होगा। सही। अब बात करते हैं एसडीजी 2 जीरो हंगर।
SOFI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2021-23 में भारत में अंडर नरिशमेंट 13.7% था। इसमें कमी आ रही है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सही कहा, क्योंकि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, सही पोषण मिलना भी जरूरी है। अब आते हैं SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग पर। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ एक बड़ी सफलता मिली है। SDR 2025 के मुताबिक मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो यानी MMR मातृ मृत्यु दर जी, वो 2014-16 में प्रति लाख जन पर 130 थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 80.5 रह गई है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करने का सीधा फायदा मिला है। ये स्वास्थ्य सेवाओं में जमीनी स्तर पर हुए सुधार का एक मजबूत संकेत है। अब शिक्षा की बात करते हैं। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ भी आंकड़े बहुत पॉजिटिव हैं। 2024 में नेट प्राइमरी एनरोलमेंट 99.9% तक पहुंच गया। 99.9%? हाँ, इसका मतलब है कि स्कूल जाने की उम्र का लगभग हर बच्चा स्कूल में नामांकित है। लेकिन 99.9% नामांकन तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? क्या ये आंकड़ा हमें शिक्षा की गुणवत्ता, मतलब लर्निंग आउटकम्स के बारे में कुछ बताता है? ASR जैसी रिपोर्टें तो अक्सर एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है, लेकिन अब फोकस एक्सेस टू एजुकेशन से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर शिफ्ट हो रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शायद इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं SDG 5 जेंडर इक्वालिटी पर। 2024 में फैमिली प्लानिंग सेटिस्फैक्शन मॉडर्न मेथड्स के साथ 77.5% रहा। ये महिला स्वास्थ्य और एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। बिल्कुल। और आखिर में मॉडर्न डेवलपमेंट के दो पिलर्स SDG 7 क्लीन एनर्जी और SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2022 तक एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी 99.2% आबादी तक पहुंच गया था, जो सौभाग्य जैसी योजनाओं की सफलता को दिखाता है। और IMI 2024 के अनुसार भारत में 886 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। 886 मिलियन? जी, ये हमें दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बनाता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रगति हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हो कैसे रहा है? भारत इन SDGs को अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करने के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपना रहा है? एक्चुअली भारत का अप्रोच बहुत स्ट्रक्चर्ड और मल्टी लेयर्ड है। इसे हम 5 की पिलर्स में समझ सकते हैं। अच्छा। पहला है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका मतलब है कि कोई भी मंत्रालय अकेले काम नहीं कर रहा। इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी सेंटर से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तक, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। नीति आयोग इस पूरी प्रक्रिया में नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहा है। यानी साइलोस को तोड़कर एक कलेक्टिव एफर्ट किया जा रहा है। और दूसरा पिलर क्या है? दूसरा है डेटा ड्रिवन कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। कैसे? नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जैसे कई इंडिसेस लॉन्च किए हैं। इससे राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनता है। अच्छा, तो हर राज्य अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जी, ये एक स्मार्ट गवर्नेंस टूल है। और तीसरा पिलर? लोकलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? तीसरा पॉइंट है लोकलाइजेशन ऑफ SDGs। इसका मतलब है कि SDGs को सिर्फ नेशनल पॉलिसीज का हिस्सा न बनाकर जमीनी स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पर लागू करना। इसका कोई उदाहरण? हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण है NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, जिसका इस्तेमाल PM डिवाइन जैसी योजनाओं के जरिए नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को गाइड करने के लिए किया जा रहा है, ताकि पैसा वहां लगे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच के साथ साथ बॉटम अप प्लानिंग भी हो रही है। और इस पूरी प्रक्रिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया गया है? ये चौथा पिलर है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। राज्यों ने SDG प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और तेजी लाने के लिए स्पेशल SDG सेल्स या कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किए हैं। अच्छा। इससे ये पूरी प्रक्रिया एड हॉक ना रहकर गवर्नमेंट सिस्टम का एक फॉर्मल हिस्सा बन गई है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, इंक्लूसिव अप्रोच। बिल्कुल। पांचवा पिलर है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल अप्रोच। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यानी ADP इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके जरिए देश के सबसे पिछड़े जिलों को टारगेट किया गया और हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे की पैरामीटर्स पर फोकस किया गया। UNDP ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि ADP के तहत इन जिलों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। ये स्ट्रेटेजी कागज पर तो काफी मजबूत लगती है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां भी जरूर आती होंगी। बिल्कुल। तो SDGs हासिल करने में हमारे सामने मुख्य बाधाएं क्या हैं? चुनौतियां कई हैं और काफी गंभीर भी। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है डेटा गैप्स। डेटा की कमी। हाँ, विश्वसनीय और टाइमली डेटा के बिना प्रोग्रेस को सही तरीके से ट्रैक करना और पॉलिसी इंटरवेंशंस को डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में SDG 17 के लिए स्टेट लेवल डेटा की भारी कमी है।
और बिना डेटा के हम एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। क्षेत्रीय असमानताएं भी एक बड़ा मुद्दा होंगी। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चुनौती है, रीजनल डिस्पैरिटीज। MPI रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार, झारखंड और मेघालय जैसे राज्यों में गरीबी की दर बहुत ज्यादा है। जबकि केरल और सिक्किम में बहुत कम। एग्जैक्टली ये गैप लीव नो वन बिहाइंड के प्रिंसिपल के खिलाफ है। और पैसा, फाइनेंसिंग? वो तीसरी चुनौती है, फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स। SDGs को हासिल करने के लिए जितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसमें लगातार कमी बनी हुई है। सरकारी बजट पर दबाव है और प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंसिंग भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही है। गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियां भी होंगी, खासकर सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन में। हाँ, ये चौथी चुनौती है, गवर्नेंस चैलेंजेस। राज्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में बहुत असमानता है, मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन गैप्स है और अक्सर SDG प्रोग्रेस को मापने के लिए सिर्फ केंद्रीय योजनाओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि राज्यों की अपनी योजनाओं का भी उतना ही महत्व है। और सबसे बड़ा सवाल, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा रहा है? ये पांचवी और शायद सबसे जटिल चुनौती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। एक तरफ हमें तेजी से ग्रो करना है, तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एमिशन रिडक्शन और वाटर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों से भी निपटना है। और इन सब के ऊपर कोविड-19 का असर? हाँ, उसे नहीं भूल सकते। कोविड-19 आफ्टरमैथ, महामारी ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बच्चों में लर्निंग लॉसेस हुए और ह्यूमन डेवलपमेंट में हुए कई लाभ उलट गए हैं। ये चुनौतियां वाकई गंभीर हैं। तो इन सब से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड यानी चौतरफा अप्रोच की जरूरत है। जैसे? सबसे पहले स्ट्रेंथन डेटा सिस्टम्स। हमें नेशनल और सब नेशनल लेवल पर रियल टाइम डेटा कलेक्शन और उसकी रिलायबिलिटी पर इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। दूसरा, मोबिलाइज फाइनेंस। सिर्फ सरकारी पैसे से काम नहीं चलेगा, हमें घरेलू राजस्व बढ़ाना होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मतलब PPPs जैसे इनोवेटिव फाइनेंस मॉडल्स का फायदा उठाना होगा। गवर्नेंस और पार्टनरशिप्स को बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी होगा। हाँ, तीसरा, इम्प्रूव गवर्नेंस। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और मजबूत करना होगा और बजट्स को SDGs के साथ अलाइन करना होगा, जिसे SDG बजटिंग कहते हैं। चौथा, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना होगा। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया और प्राइवेट इंडस्ट्री को इस मिशन में भागीदार बनाना होगा। और पांचवा, प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमें मानना होगा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ ग्रीन ग्रोथ ही हो सकता है, इसलिए क्लीन एनर्जी, वाटर एफिशिएंसी और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट पर फोकस करना ही होगा। तो कुल मिलाकर भारत ने SDGs की यात्रा में एक लंबा सफर तय किया है और महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। लेकिन फाइनेंसिंग, गवर्नेंस, डेटा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसी चुनौतियां अभी भी पहाड़ बनकर खड़ी हैं। जी, और इनसे निपटने के लिए एक मजबूत और समन्वित प्रयास की जरूरत है। तो फाइनेंसिंग और गवर्नेंस जैसी नेशनल लेवल चुनौतियों के बीच SDGs को असल में जमीन पर उतारने का काम हमारे सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम्स में होता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल, जो दिखाता है कि कैसे कंजर्वेशन और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR में शामिल किया है। अच्छा। इसके साथ ही भारत में अब 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए हैं। और सोर्सेज में एक और दिलचस्प तथ्य है, साउन टोमे एंड प्रिंसिपे नाम का एक देश है। हाँ, जो पहला ऐसा देश बन गया है जिसका पूरा का पूरा टेरिटरी ही एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कितना फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। चलिए भारत के इस नए रिजर्व पर लौटते हैं, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, इसकी लोकेशन और खासियत क्या है? ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एक बहुत बड़े इलाके में फैला है, जिसमें लद्दाख के लेह और कारगिल जिले और हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली और किन्नौर का कुछ हिस्सा आता है। इसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी शामिल हैं। हाँ, इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और चंद्रताल लेक जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरियाज भी शामिल हैं। इसे कोल्ड डेजर्ट बायोम क्यों कहा जाता है? यहाँ का क्लाइमेट कैसा है जो इसे इतना यूनिक बनाता है? इसका क्लाइमेट बेहद कठोर है और इसके दो मुख्य कारण हैं। क्या है वो? पहला, यह हिमालय के रेन शैडो एरिया में है, मतलब जब मॉनसून की हवाएं आती हैं तो ऊंचे पहाड़ उन्हें रोक लेते हैं और सारी बारिश एक तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। एग्जैक्टली, यह वही सूखा इलाका है। और दूसरा कारण है इसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई, जहां हवा पतली होती है और तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। और इसका असर वहाँ की जमीन और नदियों पर कैसे पड़ता है? यहाँ की मिट्टी पतली, सैंडी लोमी है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। इस क्षेत्र की जीवन रेखा है यहाँ की नदियाँ, जैसे स्पीति और पिन, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं।
ऐसे कठोर वातावरण में जीवन कैसे पनपता है? यहाँ किस तरह की फ्लोरा और फौना मिलती है? मुझे लगता है कि यहाँ का जीवन बहुत रिजिलियंट होगा। बिल्कुल, यहाँ की वनस्पति विरल है लेकिन बहुत खास है। प्रमुख प्रजातियों में कारागाना, एफीड्रा, यूनिप्रिस शामिल है। लेकिन यहाँ का एक सुपर प्लांट है, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न, ये नाम सुना है। ये इतना खास क्यों है? इसके कई कारण हैं। ये पौधा अपनी मजबूत जड़ों से मिट्टी को पकड़कर रखता है, जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। ये बड़ी मात्रा में कार्बन सिक्वेस्टर करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन सोखता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इसके फल, जिन्हें ले बेरी भी कहते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनसे जूस, तेल और दवाइयां बनती हैं, जो लोकल इकोनॉमी और आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। ये तो वाकई एक मिरेकल प्लांट जैसा है। और फौना, यहाँ का स्टार स्पीशीज कौन है? यहाँ का फ्लैगशिप स्पीशीज है स्नो लेपर्ड। वाह। ये एक बहुत ही शर्मीला और खूबसूरत शिकारी है, जिसकी मौजूदगी बताती है कि ये इकोसिस्टम अभी भी स्वस्थ है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। और इसके अलावा? इसके अलावा यहाँ हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप जिसे भारल भी कहते हैं, और हिमालयन वुल्फ जैसे कई अन्य दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। ये तो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए एक पैराडाइज जैसा है। और यहाँ की ह्यूमन एलिमेंट के बारे में क्या? यहाँ की संस्कृति और समुदाय कैसे हैं? यहाँ की संस्कृति पर बौद्ध परंपरा का गहरा प्रभाव है। गोम्पाज यानी मठ, चौर्टन यानी स्तूप और मनी वॉल्स, जिन पर मंत्र खुदे होते हैं, यहाँ के लैंडस्केप का एक अभिन्न हिस्सा हैं। और लोग? भोटिया, चंगपा और स्पीति यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, जो सदियों से इस कठोर वातावरण में रहना सीख चुकी हैं। उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? क्या वे इस नए डेजिग्नेशन से प्रभावित होंगे? वे मुख्य रूप से पैस्टोरलिज्म पर निर्भर हैं, मतलब याक और बकरियां पालते हैं और कुछ हद तक जौ और कुट्टू जैसी फसलों की खेती करते हैं, जो इतनी ऊंचाई पर उग सकती हैं। ये डेजिग्नेशन उनके ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, न कि उसे बाधित करेगा। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का कोर प्रिंसिपल ही इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। इस डेजिग्नेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब WNBR के बारे में थोड़ा बताइए। ये है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? WNBR को 1976 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंजर्वेशन, रिसर्च, कल्चरल प्रेजर्वेशन और लोकल लाइवलीहुड्स के बीच एक संतुलन बनाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो ये सिर्फ कंजर्वेशन नहीं है? नहीं, ये एक लिविंग लेबोरेटरी है, जहां हम सीखते हैं कि इंसान और प्रकृति शांति से एक साथ कैसे रह सकते हैं। एक बार डेजिग्नेट होने के बाद के नियम क्या हैं? क्या ये साइट्स यूनेस्को के कंट्रोल में आ जाती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। साइट्स अपने देश के सॉवरेन जुरिस्डिक्शन, मतलब संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहती हैं। अच्छा। यूनेस्को उन पर कोई कंट्रोल नहीं करता। देश चाहे तो अपनी साइट्स इस नेटवर्क से वापस भी ले सकते हैं। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी? हाँ, एक शर्त है, हर 10 साल में एक पीरियोडिक रिव्यू होता है। अगर कोई साइट तय स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाती है तो यूनेस्को डेजिग्नेशन रद्द भी कर सकता है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का भारत के लिए क्या महत्व है? इस डेजिग्नेशन से क्या हासिल होगा? ये डेजिग्नेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये भारत की ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रोफाइल को मजबूत करता है। ये दुनिया को दिखाता है कि हम अपने सबसे कठोर और नाजुक इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इससे भी बढ़कर ये एक ऐसे क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंटिफिक कॉपरेशन और कल्चरल प्रेजर्वेशन को बढ़ावा देगा, जहां बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन रेजिलियंस चरम जलवायु परिस्थितियों में एक साथ मौजूद हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक लर्निंग लैब की तरह काम करेगा। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट की। जी। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी ने रिलीज की है, और जहां तक मुझे पता है ये इस सीरीज में 8th एडिशन है, बट इट्स द फर्स्ट वन डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट अकाउंटिंग। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका फाउंडेशन। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जिसे हम UNSCEA कहते हैं। UNSCEA फ्रेमवर्क, इसे थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, ये है क्या? जरूर। देखिए, UNSCEA को 2012 में यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन कमीशन और FAO ने मिलकर डेवलप किया था। इसका पर्पस इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेटा को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब नेचर को बैलेंस शीट में लाने जैसा कुछ? आप बिल्कुल सही समझी। ये सिर्फ पेड़ों की गिनती नहीं है, ये उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी अकाउंट करता है। जैसे एक जंगल से हमें कितनी लकड़ी मिलती है, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन वही जंगल हवा साफ करके या कार्बन सोख कर जो सर्विस दे रहा है, उसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। एग्जैक्टली। ये फ्रेमवर्क उसी इनविजिबल वैल्यू को विजिबल बनाता है, और इंडिया ने इसे 2018 में मॉस्पी के थ्रू अडॉप्ट किया था, जो एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था। वाओ! तो चलिए डाइविंग इनटू द की फाइंडिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल एसेट अकाउंट। ये क्या बताता है? फिजिकल एसेट अकाउंट बेसिकली हमारे फॉरेस्ट का फिजिकल एरिया, मतलब क्षेत्रफल बताता है,
और फाइंडिंग्स काफी पॉजिटिव हैं। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 से 2021-22 के बीच इंडिया का फॉरेस्ट कवर लगभग 17,444 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये करीब 2.5% की ग्रोथ है। अब टोटल फॉरेस्ट कवर 7,15,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो इंडिया के टोटल एरिया का लगभग 21.76% है। और ये ग्रोथ किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखी गई है? टॉप गेनर स्टेट्स रहे हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। सदर्न स्टेट्स ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो कंडीशन अकाउंट का भी जिक्र है, वो क्या है? एक्सटेंट अकाउंट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी आरएफए की बात करता है। इसमें रिक्लासिफिकेशन और बाउंड्री अपडेट्स की वजह से 2013 से 2023 के बीच 3,356 स्क्वायर किलोमीटर का नेट इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की वजह से है। और कंडीशन अकाउंट? कंडीशन अकाउंट जैसा नाम से ही पता चलता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की क्वालिटी उसकी कंडीशन को मेजर करता है और इसका पैमाना है ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक मतलब पेड़ों का वॉल्यूम। हाँ, आसान भाषा में कहें तो जंगल में मौजूद लकड़ी की कुल मात्रा। और इसमें भी 2013 से 2023 के बीच 305 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा यानी 7.32% का इंक्रीज हुआ है। तो मतलब हमारे जंगल सिर्फ फैल नहीं रहे हैं, वो और घने और हेल्दी भी हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। Here's where it gets really interesting for me, the service accounts. हाँ, ये इस रिपोर्ट का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा है। प्रोविजनिंग सर्विसेज जैसे टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इनकी वैल्यू जीडीपी का लगभग 0.16% है 2021-22 में। टॉप स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। ये तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। Right. लेकिन रेगुलेटिंग सर्विसेज मतलब कार्बन रिटेंशन जैसी सेवाएं, इनकी वैल्यू इट्स ह्यूज, जीडीपी का 2.63%। हाँ, एंड दिस इज द की टेक अवे। हम जिसे फ्री सर्विस मानते हैं, यानी जंगलों का हवा साफ करना और क्लाइमेट को रेगुलेट करना, उसकी कीमत टिम्बर प्रोडक्शन से 16 गुना ज्यादा है। So what does this mean for policy and exams? देखिए, फॉर पॉलिसी अब सरकार के पास एविडेंस बेस्ड डेटा है ये कहने के लिए कि कंजर्वेशन एक खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जंगलों को बचाना जीडीपी ग्रोथ के लिए उतना ही जरूरी है जितना नई फैक्ट्री लगाना। और एग्जाम्स के लिए? मेंस के लिए मॉनिटरी वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एक ही कॉन्सेप्ट बन गया है। अब आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं कि मॉस्पी की रिपोर्ट के अनुसार फॉरेस्ट रेगुलेटिंग सर्विसेज इंडियन जीडीपी में 2.63% कंट्रीब्यूट करती हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट। बिल्कुल। तो जंगलों से हम कार्बन सिंक्स पे आते हैं और अब बात करते हैं एमिशंस को रिड्यूस करने की पॉलिसीज पर। इंडिया ने अपने पहले लीगली बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी यानी GEI टारगेट रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं। जी, ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। अब तक हमारे टारगेट्स ज्यादातर वॉलंटरी थे। ये पहली बार है कि कुछ सेक्टर्स के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट किए गए हैं। कौन से सेक्टर्स कवर किए गए हैं इसमें? फिलहाल 4 हाई एमिशन सेक्टर्स हैं: एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प एंड पेपर और क्लोरल-अल्काई। गोल ये है कि 2023-24 के बेसलाइन के कंपैरिजन में पर यूनिट ऑफ आउटपुट GHG एमिशंस को कम किया जाए। और इसकी कंप्लायंस अथॉरिटी कौन है? हु विल एनफोर्स दिस? इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB को दी गई है। अच्छा, इसका लीगल बेसिस क्या है? ये रूल्स किस लॉ के अंडर आते हैं? ये रूल्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 का हिस्सा है और CCTS को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर लाया गया है, तो लीगल बैकिंग काफी स्ट्रांग है। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ये काम कैसे करेगा? इसका मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है, अ मिक्स ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ओके। हर एंटिटी को एक एमिशन इंटेंसिटी टारगेट दिया जाएगा। स्टेप 2, अगर आपके एमिशंस टारगेट से कम हैं, तो आप ओवर अचीवर हैं। तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा? एग्जैक्टली। आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BE कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स इशू करेगा, जिन्हें आप मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ये हुआ कैरेट। और अगर नॉन कंप्लायंट है तो? द स्टिक। हाँ, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मार्केट से कार्बन क्रेडिट्स खरीदें और अपना कोटा पूरा करें, या फिर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन पे करें जो एवरेज कार्बन क्रेडिट प्राइस के डबल होगा। So it's cheaper to comply. Precisely. The system is designed to make pollution expensive. So what does this all mean? The significance? सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। पहला, ये इंडिया के डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को किक स्टार्ट करेगा। दूसरा, इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल के थ्रू पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। और तीसरा, ये इंडिया को पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs मीट करने में डायरेक्टली हेल्प करेगा। Right. और बिगर पिक्चर देखें तो ये एक शिफ्ट है फ्रॉम वॉलंटरी टू मैंडेटरी कंप्लायंस फॉर की इंडस्ट्रीज। और जो कॉम्पेंसेशन फंड कलेक्ट होगा, उसका यूज सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए किया जाएगा। इट क्रिएट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। अब इंडस्ट्रियल एमिशन से हटकर एक स्पेसिफिक पोल्यूटेंट की बात करते हैं जिसका जिक्र CPCB की रीसेंट फाइंडिंग्स में आया है। ओजोन। हाँ, ओजोन एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड पोल्यूटेंट। CPCB की फाइंडिंग्स कहती हैं कि दिल्ली NCR ग्राउंड लेवल ओजोन से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, फॉलोड बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। बिल्कुल। और ओजोन को समझना जरूरी है क्योंकि इसके 2 रूप हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओजोन। गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, राइट? एग्जैक्टली। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गुड ओजोन है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर।
लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में यानी ग्राउंड लेवल पर बनती है वो बैड ओजोन है। ये एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है। इंडिया में इसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं? हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत 8 घंटे के एवरेज के लिए 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और 1 घंटे लिमिट के लिए 180 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की लिमिट है। कई शहर इसे रेगुलरली ब्रीच कर रहे हैं। हाउ इज दिस ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म्ड? ये सीधे गाड़ियों से तो नहीं निकलती? नहीं, एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट। ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये सीधे इमिट नहीं होता। सेकेंडरी पोल्यूटेंट? हाँ, मतलब ये तब बनता है जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो मतलब गाड़ियों और फैक्ट्री से निकला धुआं जब तेज धूप के संपर्क में आता है तब ओजोन बनती है। परफेक्टली पुट। इसीलिए गर्मियों में खासकर दोपहर के समय ओजोन पोल्यूशन पीक पर होता है। एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ GLO, दिस इज क्रिटिकल। बिल्कुल, इसके इम्पैक्ट्स मल्टी डायमेंशनल हैं। हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इश्यूज। क्लाइमेट पर इम्पैक्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है और स्मॉग का मेजर कंपोनेंट है। और एग्रीकल्चर पर भी। हाँ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक फॉर मेन्स आंसर्स। ओजोन पौधों के पत्तों में एंटर करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डैमेज करती है। इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम होती है, सो इट लिंक्स पोल्यूशन डायरेक्टली टू फूड सिक्योरिटी। वाओ, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल कनेक्शन। चलिए अब एयर पोल्यूशन से मरीन पोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने नेटपॉल रेक्स एक्स कंडक्ट किया। ये क्या है? नेटपॉल रेक्स स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ये 10th एडिशन था और ये एक बायनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में होती है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है मरीन ऑयल स्पिल के लिए इंडिया की नेशनल रेडीनेस को टेस्ट और स्ट्रेंथन करना। ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ा मरीन डिजास्टर हो सकता है। राइट। तो ये एक्सरसाइज इंश्योर करती है कि अगर कभी ऐसा हो तो हमारी सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले सकें। कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें? इट्स क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। इसमें कोस्ट गार्ड तो लीड एजेंसी है ही, साथ में पोर्ट्स, मिनिस्ट्रीज लाइक एनवायरनमेंट एंड पेट्रोलियम, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज, कोस्टल स्टेट्स की गवर्नमेंट्स और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स सब शामिल होते हैं। ये तो डिजास्टर से निपटने की तैयारी हुई। अब कुछ गुड न्यूज की तरफ आते हैं। वेटलैंड्स के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में 2 न्यू रामसर साइट्स डेजिग्नेट की गई हैं। जी, ये बहुत अच्छी खबर है। साइट्स हैं गोकुल रिजर्वर और उदयपुर लेक। और इनके साथ इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? With these, India now has 93 Ramsar sites, and total area covered is over 1.36 million hectares. बिहार में पहले से भी कुछ साइट्स थी, राइट? हाँ, बिहार में पहले से काबर झील और नागी एंड नकती बर्ड सैंक्चुरीज थीं, तो अब कुल 5 हो गई हैं। इन नई साइट्स के बारे में कुछ बताइए। गोकुल रिजर्वर और उदयपुर लेक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही ऑक्सबो लेक्स हैं। ऑक्सबो लेक्स। यहाँ जब कोई नदी मैदानों में बहती है तो वो सीधे रास्ते नहीं चलती, वो सांप की तरह मुड़ती बल खाती है। इनको मियांडर्स कहते हैं। समय के साथ नदी कभी कभी अपना कोर्स चेंज करके सीधा रास्ता ले लेती है और वो जो पुराना यू शेप्ड कर्व है वो नदी से कटकर एक अलग लेक बन जाता है। उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। हाउ फैसिनेटिंग। गुलकुल रिजर्वा बक्सर में गंगा रिवर के किनारे है और उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से घिरा है। और इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विंटरिंग हैबिटेट हैं, खासकर पोचार्ड जैसी बर्ड्स के लिए जो मध्य एशिया से उड़ के यहाँ सर्दियां बिताने आती हैं। A quick refresher on the Ramsar Convention? जरूर। रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसार शहर में अडॉप्ट की गई थी अंडर यूनेस्को। इंडिया ने इसे 1982 में रैटिफाई किया। इसका ऑब्जेक्टिव है वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और उनका वाइज यूज। किसी भी साइट को रामसर साइट डेजिग्नेट होने के लिए 9 क्राइटेरिया में से कम 1 को मीट करना होता है। ग्रेट। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC के कुछ नए इनिशिएटिव्स पर। एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। फर्स्ट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज 2। जी, इसका गोल है रिवराइन और मरीन डॉल्फिन्स का कंजर्वेशन स्ट्रेंथन करना। इंडिया में हमें गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, और इंडस डॉल्फिन। और इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? बोथ आर एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अप, प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर। हाँ, इसके लिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। स्लॉथ बेयर इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में मिलता है। इसका स्टेटस? ये IUCN लिस्ट में वल्नरेबल है और WPCA 1972 में शेड्यूल 1 पर। इसकी एक यूनिक ट्रेट है कि ये अपने कब्स को अपनी पीठ पर कैरी करता है और इसका डाइट मेनली टर्माइट्स और एंट्स है। इंटरेस्टिंग। एंड देन देयर इज प्रोजेक्ट घड़ियाल। इसके लिए एक एक्शन प्लान फॉर घड़ियाल कंजर्वेशन लॉन्च हुआ है। घड़ियाल इंडिया और नेपाल में ही मिलते हैं। और इनका स्टेटस तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राइट? हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये क्रोकोडाइल्स की फैमिली में सबसे थ्रेटन स्पीशीज में से एक है। मेल घड़ियाल के स्नाउट यानी थूथन पर एक बल्बस ग्रोथ होती है जिसे घरा कहते हैं, जो एक वोकल रेजोनेटर का काम करता है। वाओ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव,
टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फोकस है प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना, क्योंकि इंडिया के 1/3 टाइगर्स रिजर्व्स के बाहर रहते हैं। तो इसके लिए मेथड्स क्या होंगे? मेथड्स हैं लैंडस्केप बेस्ड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे रेडियो कॉलरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और सबसे जरूरी कम्युनिटी सपोर्ट। राइट। एंड फाइनली अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जी, COEHW। इसे साकोन में एस्टैब्लिश किया गया है, जो है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। साकोन, अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। इस सेंटर का फंक्शन होगा पॉलिसी, रिसर्च और फील्ड मिटिगेशन में सपोर्ट करना टू मैनेज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। Fantastic. To wrap up, let's look at the global picture with the Global Forest Resources Assessment, GFRA 2025. जी, ये रिपोर्ट FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने GFOI प्लेनरी इन बाली के दौरान रिलीज की। So the global view. क्या कहती है रिपोर्ट? ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स, जो टोटल लैंड का 32% है। मतलब दुनिया का करीब 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लगभग 50% जंगल ट्रॉपिक्स में है, लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो यूरोप का शेयर सबसे ज्यादा है, 25% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। और डिफॉरेस्टेशन ट्रेंड? यहाँ एक मिक्स्ड न्यूज है। डिफॉरेस्टेशन का रेट कम हुआ है। 1992-2000 में ये 17.6 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर था, जो अब 2015-25 में घटकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर हो गया है। तो रेट कम हुआ है लेकिन डिफॉरेस्टेशन अभी भी हो रहा है। एग्जैक्टली। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 90% से ज्यादा वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स नेचुरली रीजनरेट होते हैं। Where does India stand globally? इंडियाज रैंक इज 9th इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। हम ग्लोबल एरिया का 2% होल्ड करते हैं और रबर प्लांटेशंस में हम 5th हैं। And what about global carbon stock? This is crucial. बहुत क्रूशल। टोटल स्टॉक है 714 गीगाटन्स। 714 gigatons. हाँ, और ये मेनली सॉइल में स्टोर्ड है, उसके बाद बायोमास में और फिर लिटर और डेडवुड में। ये पॉइंट क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट कार्बन का सबसे बड़ा पूल मिट्टी में होता है। हमारे पास UNEP की स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025 रिपोर्ट है। हाँ। और इसमें जो सबसे बड़ा हेडलाइन फिगर है वो है USD 216 बिलियन का एनुअल ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस कैप। जी, ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। ये वो रकम है जो हमें 2030 तक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हासिल करने के लिए हर साल चाहिए, पर जो मिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ और भी दिलचस्प बात यह है कि जो पैसा अभी आ रहा है वो आ कहां से रहा है। राइट। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में टोटल फॉरेस्ट फाइनेंस का 91% हिस्सा सरकारों ने दिया। एक मिनट, 91%? मतलब प्राइवेट सेक्टर लगभग है ही नहीं। एग्जैक्टली, न के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? क्या प्राइवेट कंपनीज को जंगलों में कोई प्रॉफिट ही नहीं दिखता, या फिर नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस रिपोर्ट का कोर इशू है। एक्चुअली दोनों ही बातें सच है। अच्छा। एक तरफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो अक्सर लॉन्ग टर्म होता है और इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए। दूसरी तरफ लैंड राइट्स, रेगुलेशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे रिस्क्स भी हैं जो प्राइवेट कैपिटल को दूर रखते हैं। तो इसका मतलब है कि वनों के संरक्षण का पूरा भार सरकारी खजानों पर आ गया है। बिल्कुल। और असली चुनौती यही है पॉलिसी मेकिंग के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट कैपिटल को फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। राइट। तो अब आते हैं दूसरी पहेली पर, नियम और पॉलिसी। अगला अपडेट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 से, जो अबू धाबी में हुई। इसमें कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए। हाँ, सबसे पहले तो अबू धाबी कॉल टू एक्शन है। अब ये सिर्फ 5 पॉइंट्स की लिस्ट नहीं है। ओके। ये कंजर्वेशन की सोच में एक बदलाव का संकेत है। क्या? जैसे इसमें मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की बात है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉज जैसी समस्याएं कोई एक देश अकेले नहीं सुलझा सकता। सही बात है। इसी तरह जस्टिस एंड इंक्लूजन पे जोर देना ये दिखाता है कि अब कंजर्वेशन को सिर्फ जानवरों और पेड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें स्थानीय और इंडिजिनस समुदायों के अधिकारों को शामिल करना ही होगा। और कांग्रेस में 100 से ज्यादा नए मेंबर्स भी शामिल हुए हैं, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान। जी, 6 नए स्टेट्स भी हैं। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी पर पहली बार एक पॉलिसी का अपनाया जाना। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब IUCN अब सिर्फ जानवरों और जंगलों की बात नहीं कर रहा, बल्कि लैब में बनाए जा रहे जीवन के रूपों पर भी नियम बना रहा है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये साइंस फिक्शन अब हकीकत बन रहा है। सिंथेटिक बायोलॉजी को समझने का एक आसान तरीका है। बताइए। सोचिए, ये प्रकृति के सॉफ्टवेयर कोड यानी DNA को रीराइट करने जैसा है। ओह। इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। हम मलेरिया खत्म करने के लिए एक ऐसा मच्छर डिजाइन कर सकते हैं जो बीमारी ना फैलाए, या सूखे में उगने वाली फसलें बना सकते हैं। वाह। लेकिन इसका खतरा भी है। अगर वो नया मच्छर गलती से किसी जरूरी पौधे के पॉलिनेशन को रोक दे तो हम एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए IUCN की पॉलिसी एक बैलेंस्ड और प्रिकॉशनरी अप्रोच की बात करती है। मतलब टेक्नोलॉजी को अपनाओ लेकिन बहुत सावधानी के साथ। समझ गए। और एक और बड़ा फैसला है
इकोसाइड को एक इंटरनेशनल क्राइम के रूप में मान्यता देना। यस, ये एनवायरमेंटल जस्टिस की दुनिया में एक लैंडमार्क मोमेंट है। इकोसाइड यानी पर्यावरण को बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक होने वाला नुकसान, इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध बनाने का मतलब है कि अब मान लीजिए अमेज़न के जंगलों को बड़े पैमाने पर काटने वाली किसी कंपनी के सीईओ जी या किसी देश में नदी को जहर से भरने वाले अधिकारी पर हेग की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध अपराधियों पर चलता है। ठीक वैसे ही ये कॉर्पोरेट और स्टेट अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम IUCN के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं? एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल होगा। जरूर। IUCN 1948 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। भारत इसका एक मेंबर है। और इसकी रेड लिस्ट तो काफी फेमस है। हाँ, इसकी सबसे फेमस टूल है IUCN रेड लिस्ट, जो प्रजातियों के एक्सटिंक्शन रिस्क को मतलब विलुप्त होने के खतरे को मापती है। चलिए अब हम अपनी तीसरी पहेली पर आते हैं। जमीन पर हकीकत क्या है? और शुरुआत करते हैं 2025 के IUCN रेड लिस्ट अपडेट से, जिसमें भारत के पक्षियों के लिए बुरी खबर है। हाँ, ये चिंता की बात है। भारत की 4 बर्ड स्पीशीज को यूप लिस्ट किया गया है। यूप लिस्ट किया गया है मतलब उन्हें खतरे की अगली और ज्यादा गंभीर श्रेणी में डाल दिया गया है। अच्छा, कौन कौन सी स्पीशीज हैं ये? ये हैं इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूफस टेल्ड लार्क, जो तीनों अब नियर थ्रेटेंड हो गए हैं। और सबसे चिंताजनक है लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉपर वॉर्बलर, जिसे सीधे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओह, इन चारों में कॉमन क्या है? ये तो अलग अलग पक्षी हैं, लेकिन चारों का स्टेटस एक साथ खराब क्यों हो रहा है? इनमें कॉमन है इनका हैबिटेट। हैबिटेट? हाँ, ये चारों स्पीशीज ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स जैसे ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स पर निर्भर करती हैं। और यही वो इनसाइट है जो अक्सर मिस हो जाती है। कैसे? हमारी कंजर्वेशन मॉडल का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है ग्रासलैंड्स। ये तो है। और सोचते हैं कि ये एफॉरेस्टेशन के लिए मतलब पेड़ लगाने के लिए परफेक्ट जगह है। और यही आयरनी है। मतलब हम भलाई करने के चक्कर में नुकसान कर रहे हैं। हम पेड़ लगाकर इन घास के मैदानों को खत्म कर रहे हैं, जो इन पक्षियों का घर है। सोचिए इंडियन रोलर, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं और दशहरे पर देखना शुभ मानते हैं, जी, वो भी अब खतरे की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक इकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है जो हमसे छिन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ग्लोबल ट्रेंड से जुड़ा है। दुनिया की 50% से ज्यादा पक्षियों की आबादी घट रही है। ये तो बहुत अलार्मिंग है। पर मरीन स्पीशीज में एक अच्छी खबर भी है। अच्छा? ग्रीन सी टर्टल का स्टेटस मजबूत कंजर्वेशन फर्ड्स की वजह से एंडेंजर्ड से सुधरकर लीस्ट कंसर्न हो गया है। वाओ! तो ग्रीन सी टर्टल का उदाहरण दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। हाँ, बचाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ बचाना ही काफी है, या हमें उनकी पूरी रिकवरी के बारे में सोचना चाहिए? एग्जैक्टली, यही सवाल है। और यही सवाल हमें भारत के सबसे आइकॉनिक जानवर टाइगर की तरफ ले जाता है, जिसका पहली बार एक नए पैमाने ग्रीन स्टेटस पर आकलन हुआ है। और ये कंजर्वेशन की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब तक हम रेड लिस्ट देखते थे, जो एक्सटिंक्शन रिस्क बताती है। हाँ, जो ये बताती है कि कोई प्रजाति विलुप्त होने के कितने करीब है। इट्स अ मेजर ऑफ सर्वाइवल। राइट। लेकिन ग्रीन स्टेटस ये मापता है कि कोई प्रजाति अपनी पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था यानी फुल्ली रिकवर्ड स्टेट से कितनी दूर है। इट्स अ मेजर ऑफ थ्राइविंग। सर्वाइवल वर्सेस थ्राइविंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो टाइगर रेड लिस्ट पर एंडेंजर्ड है, यानी विलुप्त होने का खतरा है। लेकिन ग्रीन स्टेटस पर उसे क्रिटिकली डिप्लीटेड क्लासिफाई किया गया है। क्रिटिकली डिप्लीटेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बाघ अपनी ऐतिहासिक संख्या और रेंज से बहुत ज्यादा घट चुका है। अच्छा। एक समय था जब बाघ पूरे एशिया में टर्की से लेकर रूस के पूर्वी तट तक एक विशाल इलाके में घूमते थे। आज वे बस कुछ छोटे छोटे बिखरे हुए पॉकेट्स में सिमट कर रह गए हैं। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 24 इलाकों का असेसमेंट हुआ, उनमें से 9 में बाघ पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ओह। तो ग्रीन स्टेटस हमें यह बता रहा है कि भले ही हमने बाघों को विलुप्त होने से बचा लिया हो, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उन्हें उनकी पुरानी बादशाहत लौटाने का सफर अभी बहुत लंबा है। ये रेड लिस्ट और ग्रीन स्टेटस का अंतर समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब टाइगर से आगे बढ़ते हैं भारत के एक और जेंटल जायंट हाथी की तरफ। साई 2021-25 रिपोर्ट आई है। हाँ, सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स। और ये खास है ना? जी, ये खास है क्योंकि ये भारत का पहला DNA बेस्ड एलिफेंट काउंट है जो गोबर के नमूनों से किया गया। गोबर के नमूनों से? हाँ, इससे हमें विजुअल काउंटिंग से कहीं ज्यादा एक्यूरेट तस्वीर मिलती है। डबल काउंटिंग का चांस नहीं रहता। इंटरेस्टिंग। तो की फाइंडिंग्स क्या है? क्या आबादी बढ़ी है या घटी है? कुल संख्या 22,446 बताई गई है, लेकिन सिर्फ इस नंबर से ज्यादा जरूरी है आबादी का पैटर्न समझना। पैटर्न मतलब भारत में हाथियों की आबादी का एक दिलचस्प पैटर्न है। इनकी सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन 2 हॉटस्पॉट्स में है। कहाँ? पहला दक्षिण में वेस्टर्न घाट्स, जहां कर्नाटक सबसे आगे है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के हिल्स और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अच्छा। ये दिखाता है कि इन 2 क्षेत्रों की नीतियां और लैंडस्केप मैनेजमेंट पूरे भारत के हाथी संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इनके सामने सबसे बड़े खतरे क्या हैं? मुझे लगता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा मुद्दा होगा। एचसी तो एक लक्षण है,
असली बीमारी नहीं। मतलब असली बीमारी है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जंगल का एक बड़ा टुकड़ा अब 100 छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गया है, जिनके बीच से सड़कें, रेलवे लाइनें, चाय कॉफी के बागान और बस्तियां गुजर रही हैं। तो हाथियों के घूमने फिरने की जगह ही नहीं बची। बिल्कुल, ये हाथियों के लिए सिर्फ घर खोने जैसा नहीं, बल्कि अपने ही घर में कैद हो जाने जैसा है। जब उनके सदियों पुराने रास्ते, जिन्हें हम एलिफेंट कॉरिडोर्स कहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तब वे इंसानी बस्तियों में आने को मजबूर होते हैं। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो रिपोर्ट के रेकमेंडेशंस भी इसी पर फोकस करते होंगे, कॉरिडोर्स को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी सुधारना। बिल्कुल। रिपोर्ट के सारे सुझाव एक सेंट्रल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं, वो ये कि कॉन्जर्वेशन अब आइसोलेटेड नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज में नहीं हो सकता। राइट। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और कम्युनिटी इकोनॉमिक्स के साथ इंटीग्रेट करना ही होगा। इसमें एलिफेंट कॉरिडोर्स को लीगल प्रोटेक्शन देना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स को साइंस बेस्ड तरीकों से मैनेज करना शामिल है। ठीक है, अब एक क्विक अपडेट इंडियन वुल्फ पर। ये खबरों में क्यों है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग जेनेटिक डिस्कवरी है। IUCN ने पहली बार इंडियन वुल्फ को एक पोटेंशियल डिस्टिंक्ट स्पीशीज के रूप में अलग से इवैल्यूएट किया है। अच्छा, अब तक इसे क्या माना जाता था? अब तक इसे यूरेशियन वुल्फ की एक सब स्पीशीज कैनिस लूपस पैलिपिस माना जाता था। एक अलग स्पीशीज होने का क्या मतलब है? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये एक यूनिक स्पीशीज साबित हो जाती है तो इसकी कंजर्वेशन प्रायोरिटी एकदम से बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि तब ये सिर्फ एक सब स्पीशीज नहीं, बल्कि भारत की एक एंडेमिक स्पीशीज होगी जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर होगी। समझ गए। और ये भेड़िए भी ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं ना? हाँ, ज्यादातर ग्रासलैंड्स और सेमी एरिड इलाकों में रहते हैं। वही हैबिटेट जो पक्षियों की तरह इनके लिए भी सिकुड़ रहा है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। और आखिर में बात करते हैं कैमल्स की। एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर आया है। ऊंटों के लिए एक अलग पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की ऊंटों की आबादी 1970 से अब तक 75% से ज्यादा गिर चुकी है। व्हाट? 75%? जी, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। हम बाघ और हाथी की बात करते हैं, लेकिन रेगिस्तान का जहाज डूब रहा है। ये तो शॉकिंग है। इसके पीछे क्या कारण है? ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोनॉमिक मॉडल के फेल होने की कहानी है। मतलब ये कि ऊंटों की ट्रांसपोर्ट और खेती में जरूरत कम हो गई है। उनके चरने की जमीनें, जिन्हें ओरांस कहते हैं, सिकुड़ रही हैं। और ऊंट पालने वाली पैस्टोरल कम्युनिटीज जैसे राइका और राबारी के लिए ट्रेडिशनल लाइवलीहुड अब वायबल नहीं रही। उन्हें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो क्या ये पॉलिसी इस इकोनॉमिक मॉडल को रिवाइव करने की बात करती है? हाँ, और यहीं ये मुद्दा UNEP के फाइनेंस रिपोर्ट से जुड़ जाता है। कैसे? पॉलिसी का कोर आइडिया है ऊंट को एक इकोनॉमिक एसेट बनाना। इसमें नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च करने, कैमल डेयरी वैल्यू चेन्स डेवलप करने। कैमल मिल्क तो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। हाँ, कैमल मिल्क एक सुपर फूड माना जाता है और कैमल बेस्ड इको टूरिज्म को प्रमोट करने की बात है। बेसिकली जब तक ऊंट पालकों के लिए दूध और टूरिज्म से पैसा कमाने का इंसेंटिव नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉलिसी सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। भारत के एक अनोखे और कह सकते हैं शर्मीले समुद्री जीव डुगोंग से। हाँ, और उसके संरक्षण के लिए उठाए गए एक बहुत बड़े कदम से। हमारा पहला स्रोत है भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हाल ही में IUCN से वैश्विक मान्यता मिली है। जी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से। और ये तमिलनाडु के पाल्क बे में स्थित है ना? हाँ, और ये बात वाकई दिलचस्प है कि संरक्षण के एक लोकल मॉडल को अब पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो इसकी अहमियत क्या है? मतलब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका कानूनी आधार, इसका लीगल बैकिंग बहुत मजबूत है। अच्छा। इसे 2022 में तमिलनाडु सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अधिसूचित मतलब नोटिफाई किया था। तो ये कानूनी आधार इसे सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर लागू करने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब किसी क्षेत्र को इस एक्ट के तहत नोटिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ कुछ गतिविधियों पर रोक लग जाती है। जैसे कि विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके या फिर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। तो इससे संरक्षण के प्रयासों को एक कानूनी कवच मिल जाता है। मतलब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक कानूनी प्रतिबद्धता है। राइट, एकदम सही। और ये इलाका कितना बड़ा है? क्या वहाँ डुगोंग के लिए कुछ खास है? ये करीब 448 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसकी असली खासियत है वहाँ मौजूद 12,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा समुद्री घास के मैदान। सी ग्रास मेडोज। जी, सी ग्रास मेडोज। अच्छा, ये वही समुद्री घास है जो डुगोंग खाते हैं। उन्हें समुद्री गाय या सी काऊ भी तो इसीलिए कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। डुगोंग दुनिया का एकमात्र पूरी तरह से शाकाहारी समुद्री स्तनपायी जीव है। एकमात्र? हाँ, एकमात्र। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी समुद्री घास पर निर्भर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सीग्रास मेडोज सिर्फ डुगोंग का भोजन नहीं है। अच्छा, बल्कि यह एक ब्लू कार्बन इकोसिस्टम भी है। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, ये क्या होता है? ये टर्म मैंने सुना है, पर थोड़ा समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि ये समुद्री घास के मैदान हमारे जंगलों की तरह ही वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे समुद्र के तल में जमा करते हैं। ओके। और कुछ अध्ययनों के मुताबिक ये जमीन पर मौजूद जंगलों से
35 गुना ज्यादा तेजी से कार्बन सोख सकते हैं। 35 times. That's huge. यस तो डुगोंग को बचाना, उसके घर यानी इन घास के मैदानों को बचाना है, और इन मैदानों को बचाना एक तरह से जलवायु परिवर्तन से लड़ना भी है। वाह, ये तो एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में डुगोंग की संख्या बहुत कम रह गई है। हाँ, और ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे भारत में इनकी संख्या सिर्फ 200 के आसपास अनुमानित है। सिर्फ 200? जी, और इनकी सबसे बड़ी आबादी इसी पाल्क बेक क्षेत्र में है। तो इनके लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं? सबसे बड़े खतरे हैं समुद्री घास के मैदानों का उजड़ना, अवैध शिकार और मछली पकड़ने वाले जालों में गलती से फंस जाना। इसी वजह से शायद इनका कंजर्वेशन स्टेटस भी काफी गंभीर होगा। जी, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और भारत में? भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है, जो किसी भी प्रजाति को दिया जाने वाला सर्वोच्च कानूनी संरक्षण है। तो पाल्क बे का ये रिजर्व सिर्फ एक जीव को नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश है। बिल्कुल, और उस पूरे तटीय अर्थव्यवस्था को भी, जिसपे हजारों मछुआरों की रोजी रोटी निर्भर करती है। ये सी ग्रास मेडोज असल में मछलियों के बच्चों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। पाल्क बे में हमने देखा कि कैसे एक जीव का जीवन पूरे समुद्री इकोसिस्टम से जुड़ा है। अब हम इसी जुड़ाव को एक बड़े पैमाने पर देखेंगे, जहाँ कई देशों की राजनीतिक सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव यानी कैमी की। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संरक्षण के लिए सीमाओं से परे जाकर सोचना पड़ता है। कैमी असल में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यानी CMS के तहत एक क्षेत्रीय सहकारी पहल है। अच्छा, तो इसे कब शुरू किया गया था? इसे 2014 में शुरू किया गया था। तो ये सिर्फ जानवरों को बचाने की पहल नहीं है, बल्कि एक तरह की जैव राजनयिक यानी बायोडिप्लोमेसी पहल भी हुई। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य एशिया के 17 प्रमुख प्रवासी स्तनधारी जानवरों के लिए संरक्षण के प्रयासों में तालमेल बिठाना। 17 प्रजातियां? इसमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं? इसमें साइगा एंटेलोप, बुखारा डियर, स्नो लेपर्ड और जंगली ऊंट जैसी कई प्रजातियां शामिल हैं। ये जानवर भोजन और प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। और इस दौरान वे कई देशों की सीमाओं को पार करते हैं। जाहिर है, तो कोई एक देश अकेले तो इन्हें बचा ही नहीं सकता। असंभव है। इसीलिए कैमी जैसे मंच की जरूरत पड़ती है। ये उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है जो इन जानवरों के पूरे प्रवास मार्ग को प्रभावित करते हैं, जैसे अवैध शिकार, जिसे पाउचिंग कहते हैं। और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन भी एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, इनके आवासों का टूटना। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से आपका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके विशाल घास के मैदानों या पहाड़ों के बीच से सड़कें निकाल दी, रेलवे लाइनें या बाड़ बना दी। अच्छा, इससे इनका रास्ता रुक जाता है और इनकी आबादी छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर कमजोर हो जाती है। और इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं? मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन का तनाव भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन सब से निपटने के लिए सभी 14 मध्य एशियाई देशों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक तरफ हम जानवरों को मानव निर्मित खतरों से बचाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति के बढ़ते खतरों से इंसानों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक पहल हो रही है। और ये बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की। उन्होंने 2027 तक अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव को दुनिया भर में लागू करने का एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। और यह आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। इस पहल का लक्ष्य है कि 2027 तक पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान को मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के जरिए बाढ़, सूखा, तूफान और हीट वेव जैसे खतरों से बचाया जा सके। इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे 2022 में UNFCCC के COP27 में लॉन्च किया गया था और WMO के साथ साथ UNDRR यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसी संस्थाएं मिलकर इसे आगे बढ़ा रही हैं। स्रोत में मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के 4 स्तंभों मतलब 4 पिलर्स का जिक्र है। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। ये एक चेन की तरह काम करता है। पहला स्तंभ है रिस्क नॉलेज। रिस्क नॉलेज यानी जोखिम की जानकारी। हाँ, इसका नेतृत्व UNDRR करता है। मतलब सबसे पहले ये पता लगाना कि खतरा कहाँ, कब और कितना बड़ा हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए पुराने आपदाओं का डेटा इकट्ठा किया जाता है और वैज्ञानिक आकलन होता है। ओके, तो पहला पिलर हुआ रिस्क नॉलेज। दूसरा स्तंभ है मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग मतलब निगरानी और पूर्वानुमान। इसका नेतृत्व WMO करता है। अच्छा, तो फिर उस खतरे पर लगातार नजर रखना, जैसे सैटेलाइट और मौसम स्टेशनों से? एकदम सही। तीसरा स्तंभ है वार्निंग डिसेमिनेशन एंड कम्युनिकेशन। चेतावनी का प्रसार और संचार। जी, इसका नेतृत्व ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो चेतावनी जारी हुई है वह हर व्यक्ति तक उसकी भाषा में सही समय पर पहुंचे, चाहे SMS से, रेडियो से या किसी और माध्यम से। बिल्कुल। और चेतावनी मिल जाने के बाद क्या करना है? ये चौथा स्तंभ होगा। जी, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स
मतलब तैयारी और प्रतिक्रिया। और इसे कौन लीड करता है? इसका नेतृत्व IFRC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज करता है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि जब लोगों को चेतावनी मिले तो उन्हें पता हो कि क्या करना है, कहाँ जाना है। और राहत एजेंसियां भी तैयार रहें? हाँ, इन चारों में से एक भी कड़ी कमजोर हो तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। और इसकी जरूरत क्यों है, ये बताने के लिए स्रोत में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। हाँ, एक अध्ययन बताता है कि अगर किसी आपदा की चेतावनी सिर्फ 24 घंटे पहले दे दी जाए सिर्फ 24 घंटे पहले? तो उससे होने वाले नुकसान को 30% तक कम किया जा सकता है। 30%? ये बहुत बड़ा नंबर है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि जिन देशों में प्रभावी चेतावनी प्रणाली नहीं है, वहां आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना ज्यादा? ये आंकड़ा तो वाकई दिखाता है कि एक छोटी सी समय पर दी गई चेतावनी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। और अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो 1970 से अब तक दुनिया भर में खराब मौसम की घटनाओं से $4 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। $4 ट्रिलियन? जी, ये दिखाता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में किया गया निवेश कोई खर्चा नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक उपाय है। तो एक तरफ हम मौसम के बुरे खतरों से निपटने की वैश्विक तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समुद्र के अंदर ही एक ऐसा छोटा सा सिस्टम है जो प्रकृति के सबसे बड़े चक्रों में से एक एल नीनो का मुकाबला करने में हमारी मदद करता है। मैं बात कर रहा हूँ अरेबियन सी मिनी वार्म पूल की। ये जलवायु के अपने सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म का एक शानदार उदाहरण है। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। हाँ, ये मिनी वार्म पूल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दक्षिण पूर्वी अरब सागर में केरल तट के पास समुद्र की सतह के तापमान का एक छोटा सा क्षेत्र है। और ये वार्म यानी गर्म क्यों है? मानसून से ठीक पहले, मतलब अप्रैल मई के महीनों में इस हिस्से में समुद्र का पानी बाकी जगहों से ज्यादा गर्म हो जाता है, अक्सर 28.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। अच्छा, ये गर्म पानी एक भट्टी की तरह काम करता है जो बहुत सारी नमी पैदा करके हवा में भेजता है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक बैलेंसिंग एक्ट है। जब एल नीनो की वजह से भारतीय मानसून के कमजोर होने का खतरा होता है तो ये मिनी वार्म पूल उसे सहारा देता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना इमरजेंसी पावर बैंक है। इमरजेंसी पावर बैंक? वाओ! एल नीनो आमतौर पर प्रशांत महासागर में होता है और वो भारतीय मानसून की नमी को अपनी ओर खींचकर उसे कमजोर कर देता है। हाँ। ऐसे सालों में ये मिनी वार्म पूल और ज्यादा सक्रिय हो जाता है और मानसून की हवाओं को जरूरी नमी की अतिरिक्त आपूर्ति करता है। तो इससे मानसून को स्थिर होने में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी जलवायु प्रणाली कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। समुद्र की इन गर्म धाराओं से निकलकर अब हम पृथ्वी के सबसे ठंडे और सुनसान महाद्वीप की ओर चलते हैं, अंटार्कटिका। जी, जहां भारत अपने वैज्ञानिक कदमों को और मजबूत कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने भारत के चौथे अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 को मंजूरी दे दी है। और ये भारत के ध्रुवीय कार्यक्रम मतलब पोलर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे 2029 तक पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया जाएगा। और ये भारत के 30 साल से भी ज्यादा पुराने मैत्री स्टेशन की जगह लेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है, अंटार्कटिका में जहां कोई स्थायी रूप से रहता नहीं, वहां हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एक नया स्टेशन बनाने की स्ट्रेटेजिक जरूरत क्या है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसके कई कारण हैं, वैज्ञानिक, आर्थिक और भू राजनीतिक। एक एक करके समझते हैं। पहले वैज्ञानिक कारण। पहला, अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु को समझने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। वहाँ की बर्फ की परतों में लाखों साल का जलवायु का इतिहास दफन है। अच्छा। जिसे पढ़कर हम भविष्य के बदलावों को बेहतर समझ सकते हैं। और आर्थिक रूप से? अंटार्कटिका में दुनिया का 75% मीठा पानी बर्फ के रूप में जमा है। 75%? जी। इसके अलावा वहाँ खाद्य शैवाल मतलब एडिबल एल्गी, 200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और लोहा, तांबा जैसे खनिजों के विशाल भंडार होने का अनुमान है। लेकिन अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत वहाँ खनन पर तो रोक है। हाँ, अभी रोक है, लेकिन भविष्य में जब इस पर दोबारा विचार होगा तो वही देश अपनी बात रख पाएंगे जिनकी वहाँ मजबूत वैज्ञानिक उपस्थिति है। और आपने भू राजनैतिक यानी जियोपॉलिटिकल कारण का भी जिक्र किया। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अंटार्कटिका में कई देशों के क्षेत्रीय दावे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। ओके। हाल के वर्षों में चीन वहां लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और उसके कुछ स्टेशंस डुअल यूज प्रकृति के हैं। डुअल यूज से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध के साथ साथ सैन्य निगरानी और जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। ओह। ऐसे में अंटार्कटिक ट्रीटी के शांतिपूर्ण सिद्धांतों को बनाए रखने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए भारत की सक्रिय वैज्ञानिक उपस्थिति बेहद जरूरी हो जाती है। और हमारा नया स्टेशन मैत्री I2 इसमें कैसे मदद करेगा? मैत्री I2 एक ग्रीन स्टेशन होगा। ये सौर और पवन ऊर्जा पर चलेगा और वहाँ ऑटोमेटेड उपकरण होंगे जो हमारी शोध क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। तो भारत का ये चौथा स्टेशन होगा? जी। पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना था। अभी मैत्री 1989
और भारती 2012 काम कर रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR करता है। अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ से अब आते हैं भारत के ही एक द्वीप पर, जहां जमीन के नीचे से कुछ गर्म और कीचड़ जैसा बाहर निकल रहा है। अंडमान और निकोबार के बारातांग द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय मड वोल्केनो 20 साल बाद फिर से फट पड़ा। यहाँ वोल्केनो यानी ज्वालामुखी शब्द सुनकर लोगों के मन में अक्सर लावा उगलते पहाड़ की तस्वीर आती है। हाँ, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। तो इसे वोल्केनो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसमें लावा तो होता ही नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं ये एक भूवैज्ञानिक संरचना है जहाँ जमीन के नीचे से कीचड़, पानी और गैसों का मिश्रण सतह पर आ जाता है। कौन सी गैसें? इसमें मुख्य रूप से मीथेन जैसी प्राकृतिक गैसें होती हैं। इसमें लावा की गर्मी नहीं होती, इसलिए कुछ लोग इसे कोल्ड वोल्केनो भी कहते हैं। अच्छा, कोल्ड वोल्केनो। तो फिर ये बनता कैसे और फटता क्यों है? ये उन जगहों पर बनते हैं जहां जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होते हैं और टेक्टोनिक प्लेटों का दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। ओके। समय के साथ गैसें जमा होती रहती हैं और जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो ये मिश्रण जमीन की कमजोर परतों को फाड़कर कीचड़ के फवारे के रूप में बाहर निकल आता है। तो बारातांग द्वीप पर जो हुआ वो इसी प्रक्रिया का नतीजा है? जी बिल्कुल, ये पृथ्वी की आंतरिक हलचलों का एक जीता जागता सबूत है। तो आज हमने डुगोंग के संरक्षण से लेकर अंटार्कटिका में भारत के बढ़ते कदम और WMO के वैश्विक चेतावनी सिस्टम से लेकर अरब सागर के मिनी वॉर्म पूल तक कई जरूरी विषयों पर गहरी नजर डाली। और इन सभी विषयों में एक साझा सूत्र है, जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए कितने महत्वपूर्ण है। आज की हमारी पूरी बातचीत एक ही बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है। हमारा ग्रह एक बेहद जटिल और आपस में जुड़ा हुआ तंत्र है। सही बात है। पाल्क बे में एक जीव का बचना या न बचना हमारे जलवायु लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। मध्य एशिया में एक जानवर का रास्ता रुकना कई देशों के आपसी संबंधों पर असर डाल सकता है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है कि जब विज्ञान और प्रकृति हमें बार बार ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा है, तो हमारी नीतियाँ, हमारे मंत्रालय और हमारे सोचने का तरीका अक्सर अलग-अलग खानों में बंटकर क्यों काम करते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या वो समय नहीं आ गया है कि हम संरक्षण, आपदा प्रबंधन और विदेश नीति जैसे विषयों को एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड नजरिए से देखें?